जय हिंद भाई लोग। तो परसों पेपर है अपना प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का, और कल जो जिनका हिस्ट्री मेजर है उनके लिए कल उनका पेपर है हिस्ट्री ऑफ यूरोप का। तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलर वालों के पेपर में आए हुए हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। हो सकता है कि ये भी डायरेक्टली पेपर में आ जाए, ठीक इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ आर्कियोलॉजी in India till 1950s and how has it contributed to our understanding of pre and proto history। तो इसमें बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ आर्कोलॉजी पे बात करनी है अपने को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास को देखने का तरीका, जब इतिहास को लोग लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए सोर्सेस का यूज़ करते हैं। सोर्सेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रिटन सोर्सेस यानी लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा जो रिटन नहीं है, आर्कियोलॉजी के फॉर्म में है, जैसे माउंट्स, डेड मटेरियल्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, ये सारे आर्कियोलॉजी में आते हैं। पुराने ज़माने के जो सिक्के मिलते हैं, पुराने ज़माने के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो जिन पे पिलर वगैरह पे कुछ लिखा हुआ होता है 100 साल 200 साल पुराना। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, पुरानी पॉटरियाँ मिलती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आर्कियोलॉजी में आती है, ठीक है। और लिटरेरी सोर्सेज में रिटन रिकॉर्ड्स आते हैं, जो कहानीकार और इतिहासकार जो पुराने लिखते हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स में आता है लिटरेरी सोर्सेज में। तो बेसिकली सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी, ठीक है। इनमें आगे भी बाइफर्केशंस हैं, लेकिन उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में डिमांड सिर्फ अपनी आर्कियोलॉजी को लेकर के है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आर्कियोलॉजी का विकास हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों का कब्जा था 200 साल तक भारत में, तो इसकी भी शुरुआत उन्होंने ही की। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तब जेम्स मिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई 1784 में, ठीक है। वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे शासन करना था। तो यहाँ पे शासन करने के लिए यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो रीति रिवाज थे उनको जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसको जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ना, उसको समझना, इसके लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया था। और ये इवॉल्व होता चला गया कॉलोनियल फेज़ में 1784 से 1947 तक। पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना 1784 में विलियम जोन्स के नेतृत्व में। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 से 1865 में जब ASI बना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यही पहले अपने वो भी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले डायरेक्टर, मतलब हेड जो थे यही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और 1920 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। ये कॉलोनियल फेज़ में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि हुई थी आर्कियोलॉजी के फील्ड में। आगे देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ में 1947 के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद जो बना हुआ था पहले से स्पीड, वो कंटिन्यू रहा, कंटिन्यूटी बरकरार रही और आर्कियोलॉजी में आगे भी डेवलपमेंट्स होते चले गए, ठीक है। आप इन्हीं स्टोरीज़ को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तो मेरे को पता है आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इन स्टोरीज़ को ध्यान से अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि आप पेपर में ठीक ठाक लिख के आ जाएँ, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी का प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या रोल है? तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री किस फेज़ को कहते हैं, आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फेज़। तो ये डिवीज़न का बेसिस क्या है, अंतर क्या है? तो प्री हिस्ट्री यानी वो पीरियड जहाँ पे हमारे पास उसका कोई भी रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, यानी कोई वहाँ पे लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या अवेलेबल है? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन, डेड माउंट्स और पत्ते, आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, यही सब अवेलेबल है, ठीक है। वो मतलब आदि मानव वाला काल, जब वो लोग क्या करते थे, वो लोग गुफा में पेंटिंग बनाते थे, उसके अलावा जो सामान यूज़ करते थे, तो वो जो बचा हुआ है उसी को आर्कियोलॉजी में खोज करते हैं। तो वो वाला जो पीरियड है आदि मानव के काल वाला, वो वाला पीरियड है प्री हिस्ट्री वाला पीरियड, समझ गए? दोबारा से समझिए कि वो हिस्ट्री का वो पीरियड जिसमें कि
आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही हम लोग डिपेंडेंट हैं। वहाँ कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले के आदि मानव वाले लोगों को उनको लिखना नहीं आता था, समझ रहे हैं। तो वो जो सामान यूज़ करते थे उसी को हमने खोजबीन करके और ये पता किया कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका सेटलमेंट पैटर्न क्या था, उसके अलावा हंटिंग गैदरिंग वो कैसे करते थे। तो उसका अनुमान हमने लगाया सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पर, इंस्क्रिप्ट उसको देख कर, डेड माउंट्स को देख करके, उसके अलावा पॉटरीज को देख करके, ब्रिक्स को देख करके, केव्स को देख करके, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर वगैरह को देख करके कि वो लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे, समझ गए। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है, मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है, जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल तो है, लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ। डिसाइफर मतलब कि वो अभी तक समझ में नहीं आया है। जैसे प्रोटो हिस्ट्री वाला पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता वाला पीरियड, समझ गए। तो उसमें हमें कुछ लिखावट मिली है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब क्या है अभी तक हमें पता नहीं चला है, समझ गए। तो अभी भी स्कॉलर्स की डिबेट उस पर जारी है कि इसका असली मतलब क्या है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट भी लेफ़्ट टू राइट है। मतलब हम लोग जो लिखते हैं जिस तरह से, उसकी जस्ट अपोजिट टाइप पे लिखी हुई है, उसमें काफ़ी सारे सिम्बल्स का यूज़ किया गया है जिसको कि अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। उसको अभी तक पता नहीं किया जा सका है कि ये एक्चुअल में क्या लिखा है और क्या बताना चाहते थे, समझ गए। तो ये हुआ बाइफर्केशन हिस्ट्री का, पहला प्री हिस्ट्री में, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री में, और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में वहाँ से शुरू होता है जहाँ से जब आर्यंस भारत में आ गए थे और सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद आर्यंस आए तो फिर वहाँ से लिखावट हमें मिलनी शुरू हुई। तो वहाँ से हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स और रिटन लिटरेरी सोर्स दोनों मिलने शुरू हुए। वेदों की रचना वहीं से मिलनी हमें शुरू हुई, समझ गए। तो हमने देखा कि हिस्ट्री का बाइफर्केशन, मैं समराइज कर देता हूँ दोबारा से, 3 पार्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री में जहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन सोर्सेस अवेलेबल तो हैं, लेकिन हमने अभी तक उसको डिसाइफर नहीं किया है, मतलब हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें वहाँ पर भी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है, समझ गए। और तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड, जहाँ पे हमारे पास रिटन सोर्सेस यानी लिटरेरी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस दोनों अवेलेबल हैं। तो जैसा कि हमारा बुक है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को ही पढ़ना है, समझ गए। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री पूरा का पूरा आर्कोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है, समझ गए। तो कंट्रीब्यूशन क्या है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस का, कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं जो कि पुराने ज़माने आदि मानव लोगों ने बनाई होगी, अपनी पता नहीं कुछ कर रहे होंगे। तो उसको देख करके हम वो कैसे जीते थे, कैसे करते थे, उनके रहने सहने का तरीका, सेटलमेंट पैटर्न्स, हंटिंग गैदरिंग, ड्वेलिंग, इन सारी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। और उसी को प्री हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसमें डिस्कशन है। इसमें आपको अर्बन प्लानिंग, ट्रेड सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सारा हमें देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड सबसिस्टेंस पैटर्न ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर, समझ गए। तो प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक का सबसिस्टेंस पैटर्न मतलब रहन सहन का तरीका, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मतलब किस तरह के वो टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, जानवरों को मारने के लिए, खाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पत्थर नुकीले होते थे, क्या होते थे, उसके बारे में हमें देखना है। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो किस क्षेत्र में पाए जाते थे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पैलियोलिथिक का, पैलियोलिथिक बेसिकली सोन वैली, नर्मदा वैली, भीमबेटका एंड बेलन वैली, ये किस रीजन में आपको पता होगा। सोन वैली पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, वहाँ पर भी है सोन वैली का एरिया। और अपने यहाँ पे नर्मदा वैली, भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और बेलन वाले रीजन में, बेलन वैली वाले रीजन में, ये इनका बेसिकली सेटलमेंट पैटर्न था। ये वहाँ पे रहते थे जो आदि मानव थे, ठीक है। तो
और किस तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे? फ्लेक टूल्स, क्वार्टजाइट टूल्स, बेसॉल्ट, चर्ट। तो ये पत्थर ही हैं। पत्थर को, हैवी पत्थर का ये लोग यूज़ करते थे। पत्थर को ये लोग हथियार बनाना उस टाइम सीख नहीं पाए थे, तो जो बड़ा पत्थर होता था उसी को जानवर के ऊपर मारते थे और मारने के बाद जानवर को कच्चा ही खाते थे, क्योंकि उस टाइम फायर तो था नहीं, फायर का आविष्कार उस टाइम हुआ नहीं था। फायर मेसोलिथिक पीरियड में जाके फायर का आविष्कार हुआ, फायर के बारे में इन लोगों को पता चला। तब उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड में इन्होंने मतलब वहाँ से सोन वैली से शिफ्ट होना शुरू हुआ और राजस्थान के एरिया में वो लोग आना शुरू हुए, राजस्थान गुजरात के इलाके में, समझ गए। भीमबेटका में बने हुए थे। भीमबेटका वाला जो एग्जाम्पल है आप लोग तीनों में डाल सकते हैं, प्री हिस्ट्री में भी, सॉरी पेलियोलिथिक में भी, मेसोलिथिक में भी, नियोलिथिक में भी, तीनों में भीमबेटका में लोग हमेशा रहे ही हैं। भीमबेटका में गुफा वगैरह भी है, काफ़ी टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान गुजरात वाले रीजन में वो शिफ्ट होना शुरू हो गए और उनके हथियार भी धीरे धीरे शार्प होने शुरू हो गए, मतलब वो पत्थर को घिस के और नुकीला बनाते थे, ताकि धारदार बनाते थे, ताकि उससे शिकार कर सकें और अपना पालन पोषण कर सकें, समझ गए। सबसिस्टेंस पैटर्न किस टाइप का था? जंगल में ही रहते थे, बेसिकली केव्स में रहते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब सभ्यता का उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं था। न्यूलिथिक पीरियड को बहुत सारे स्कॉलर्स रिवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था, समझ गए। और उसके अलावा प्लांटेशन, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर वगैरह भी शुरू हो गया था, जैसे वीट, बार्ले मतलब गेहूँ, चावल और बार्ले की खेती शुरू हो गई थी। उसके अलावा कैटल, शीप, गोट का पालन पोषण मतलब एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गया था, क्योंकि उससे ये लोग को मीट मिलता था और मिल्क मिलता था, तो उसका पालन पोषण भी शुरू हो गया था, जो कि पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक में शुरू नहीं हुआ था। पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक में ये लोग जानवरों को मारते थे और कच्चा खाते थे, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में आते ही सभ्यता का धीरे धीरे जो है विकास होना शुरू हो गया, समझ गए। तो न्यूलिथिक पीरियड का एरिया कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया, बिहार वाला एरिया। मतलब आप देखिए कि सबसे पहले ये कहाँ पे थे? पाकिस्तान में थे। उसके बाद ये भारत के वेस्टर्न रीजन में आए, फिर उसके बाद ये और ईस्ट में बिहार वाले रीजन तक भी, उत्तर प्रदेश वाले रीजन तक पहुँच गए, समझ गए। तो धीरे धीरे जो माइग्रेशन है वो इस तरफ हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली इसी को इसमें लिखना है। सबसिस्टेंस पैटर्न मतलब रहने सहने का तरीका। टूल टेक्नोलॉजी तो आप लोग जानते ही हैं। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका हमने प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। इवेलुएट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, समझ गए। तो अर्ली हड़प्पन फेज बेसिकली क्या है? 3300 BC से 2600 BC तक जो पीरियड है उसको अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। जैसे अभी तक मैंने न्यूलिथिक तक की स्टोरी कंटिन्यू की थी, क्योंकि सभ्यता का उस टाइम तक विकास होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। लेकिन जब अर्ली हड़प्पन फेज में पहुँचे तो फिर रहने के लिए लोगों ने धीरे धीरे छोटे छोटे झोपड़े मतलब झोपड़ी टाइप का घर बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा मतलब घर के आसपास का, जैसे अभी हमारे आसपास घर के आसपास जो रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं अपने को, वो सारी चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी। मड ब्रिक के हाउसेस बनाना शुरू कर दिए। उसके अलावा सेटलमेंट्स धीरे धीरे बस्ती चली गई, मतलब काफ़ी सारे लोग एक जगह रहने लगे हैं घर बना के, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। इसी को यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिख दिया है। एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सेटलमेंट पैटर्न, तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चौथा मटेरियल कल्चर, पांचवा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और छठा रिचुअल्स एंड बिलीफ्स। तो किस किस चीज़ का उस टाइम तक विकास हुआ था उसको देखते हैं बारी बारी से। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? तो अर्ली हड़प्पन फेज में कहाँ पे रह रहे थे लोग? वही गुजरात, धोलावीरा वाले रीजन, सिंधु नदी के आसपास वाले रीजन में। इंदस जो रिवर है, जो कि हमारे भारत से भी होते हुए पूरे पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है, तो उसी क्षेत्र के आसपास लोग उस टाइम पर रहते थे अर्ली हड़प्पन फेज में। छोटे छोटे सेटलमेंट पैटर्न कैसा था? तो छोटे छोटे घर थे उनके, मड ब्रिक्स के। और उसके अलावा अर्बन प्लानिंग का हिंट हमें देखने को मिलता था। ये आगे जब मैच्योर हड़प्पन फेज आएगा तो ये इसका एक बहुत वृहद स्वरूप हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या करते थे? वो खेती बाड़ी करते थे, ट्रेड करते थे, छोटा मोटा मेटल्स का, पॉटरी का। पॉटरी मतलब
मटका मटका का ट्रेड वगैरह करते थे आपस में, क्योंकि उस टाइम तो वही प्रेशियस चीज़ें होती थी। पैसे वैसे तो उस टाइम मॉनेटरी सिस्टम का या फिर उसके अलावा कॉइन्स वगैरह का तो यूज़ होना शुरू हुआ नहीं था, तो इसी चीज़ों में बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था उस टाइम। कहाँ से होता था? बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से भी ट्रेड होता था, समझ गए। आगे देखते हैं मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है वो पॉटरी, बेसिकली पॉटरी और कॉपर टूल्स का इस्तेमाल वो लोग करना सीख चुके थे उस टाइम तक। तो पॉटरी में रेड एंड ब्लैक वेयर की पॉटरी यूज़ होती थी। रेड एंड ब्लैक वेयर मतलब जो जिसमें बहुत ज़्यादा कलर वगैरह यूज़ ना हो, जो सादी मतलब सिंपल जो मटकी आती है ना, तो उसको रेड एंड ब्लैक वेयर बोलते हैं। जब आप लोग उसको कलर वगैरह कर देते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं उस टाइम पे जन्माष्टमी के टाइम पे, या फिर तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो वो जो कलर वाली पॉटरी होती है उसको पेंटेड ग्रेवेयर बोलते हैं। उस पर भी अगर क्वेश्चन है उसको आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो राइट डिटेल्ड ऐसे ऑन सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेज। मैच्योर हड़प्पन फेज में रहन सहन का जो तरीका था उसको यहाँ पे अपने को देखना है, ठीक है। तो जब भी आप सेटलमेंट पैटर्न को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें 3-4 जो मेन जो इसके डायमेंशंस होते हैं उसको अगर आप मेंशन कर देंगे पेपर में तो आपको मार्क्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे पहला अर्बन सेंटर, दूसरा रूरल सेटलमेंट, मतलब पहला तो आप शहर को मेंशन कर दें कि उस टाइम के शहर कैसे थे, और आप गांव को मेंशन कर दें मतलब रूरल एरियाज़ कैसे थे उस टाइम पे। और उसके अलावा आप इन दोनों के अलावा अगर आपको तीसरा किसी चीज़ का अगर मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर दें कि वहाँ पे वो लोग यूज़ क्या करते थे खाने पीने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए क्या मटेरियल वगैरह क्या यूज़ करते थे। उसके अलावा क्या नाम है, ग्रिड पैटर्न क्या था, एरिया का डिवीज़न कैसा था, सिटाडेल क्या है। सिटाडेल बेसिकली अपर पोर्शन है, मतलब जो रेज्ड पोर्शन होता था जहाँ पे इलीट क्लास के लोग रहते थे उसको सिटाडेल बोलते हैं। और जो नीचे जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसके लिए नीचे वाला एरिया होता था। और जो इलीट क्लास है उनके लिए ऊपर रेस्ट प्लेटफॉर्म पे उनका जो बिल्डिंग्स बना हुआ होता था, समझ गए। ये तो बेसिक डिफरेंस है जो हायरार्की को यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बन प्लानिंग एंड लेआउट में ग्रिड पैटर्न, डिवीजन ऑफ एरियाज, स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर और ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर पॉइंट वाइज है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। फंक्शनल जोनिंग क्या था? मैच्योर हड़प्पन सिटीज़ एग्जिबिट जोनिंग बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। मतलब उन्होंने एरियाज़ को डिवाइड कर रखा था। एक रेजिडेंशियल एरिया मतलब रहने के लिए सिर्फ स्पेशल पर्पस, रहने के लिए पर्पस से जो एरिया होता था उनका वो अलग होता था, और बिज़नेस के पर्पस से जो एरिया होता था वो कमर्शियल एरिया वो अलग होता था, और मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से जो एरिया होता था वो अलग होता था। इस तरह से उनका सेटलमेंट पैटर्न होता था, ठीक है। रीजनल वेरिएशन क्या था उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब पंजाब वाले रीजन में क्या था, गुजरात वाले रीजन में क्या था, राजस्थान वाले रीजन में क्या था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उसको। और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या था इसका? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि एक ऊपर जो राजा होता था, राजशाही में प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी होती थी, और वहाँ से जो ऑर्डर्स आते थे उसको सबको फॉलो करना होता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थी, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब इंटरडिपेंडेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड रूरल सेटलमेंट इंश्योर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स थे वो गांव से आते थे और शहर में फिनिश्ड प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स बन के और बाहर मार्केट में मेसोपोटामिया वगैरह में जाके बिकते थे। तो इस तरह का इंटरडिपेंडेंस था, मतलब शहर का गांव के ऊपर डिपेंडेंस था, अर्बन एरिया का रूरल एरिया के ऊपर डिपेंडेंस था। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब सामूहिक रूप से जो अर्थव्यवस्था थी वो संचालित होती थी, ठीक है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? स्ट्रेटिफिकेशन था, स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क के ऊपर स्ट्रेटिफिकेशन था। कास्ट उस टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कास्ट वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है। उस टाइम पे कास्ट का कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। स्ट्रेटिफिकेशन जो था टोटली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो जैसे यहाँ पे हमारे लिए टर्म यूज़ होता है, हमारे यहाँ आजकल जो कुम्हार होते हैं उनको पॉटरी मेकर, कारपेंटर,
उसके अलावा टॉय मेकर, इस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन था सोसाइटी में, समझ गया। उनको कास्ट लाइन पे डिवाइड नहीं किया जाता था। आगे देखते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। आ गया पेंटेड ग्रे वेयर का क्वेश्चन। तो जो पेंटेड ग्रे वेयर से पहले हमने क्या देखा था, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। मतलब पहले सिंपल पॉटरी यूज़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फिर पेंटेड ग्रे वेयर यूज़ होने लगा। पेंटिंग्स का, पॉटरी के ऊपर पेंटिंग्स का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। उसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि पेंटेड ग्रे वेयर का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था, और उसका साइट्स जो स्पेसिफिक रेफरेंस यहाँ पे पूछा हुआ है उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो पेंटेड ग्रे वेयर का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे मिलता था, यही गंगा यमुना वाला एरिया में, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। हरियाणा में स्पेसिफिकली हस्तिनापुर, अहिछत्र, और यूपी में अतरंजी खेड़ा, भगवानपुर वगैरह एरिया में, ठीक है। पॉटरी, सेटलमेंट पैटर्न, टेक्नोलॉजी एंड इकॉनमी, और सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो पॉटरी का यूज़ जो है सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ होता था, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, evidence of social stratification with some settlement showing larger dwellings, ritualistic practices indicated by hearths and sacrificial remains। जैसे कि आज के टाइम पे अभी तो हम लोग पॉटरी का यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग रिलीजियस कोई भी काम कर रहे होते हैं तो मटके का यूज़ होता है, उसमें कुछ कुछ सामान डाला जाता है जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होता है कर्मकांड वगैरह में, ठीक है। तो उस टाइम भी होता था ये, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ था, अब मोर स्पेसिफिक टूल्स आ गए थे जिससे हंटिंग और एग्रीकल्चर ईजी हो गया था। एनिमल हस्बेंड्री में और विकास हो रहा था। एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कैटल, शीप, गोट को पालना लोगों ने शुरू कर दिया था। उसका मीट और मिल्क उसको यूज़ करते थे, उसका ट्रेड भी करते थे। एग्रीकल्चर में वीट, बार्ले, राइस यूज़ करते थे। न्योलिथिक पीरियड से ही ये इवॉल्व होना शुरू हो गया था और इवॉल्व होता चला गया था। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस टू हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेंटेड ग्रे वेयर को स्पेसिफिक रेफरेंस देना है एक साइट का, तो हस्तिनापुर का आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं। हस्तिनापुर में पेंटेड ग्रे वेयर मतलब जो कलर्ड पॉटरी है वो ज़्यादा मिली है उस रीजन में। उसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसको, लेकिन आप सिर्फ सिंपली इसको ध्यान में रखें कि जब आपको एक साइट का नाम बताना है तो आप हस्तिनापुर का नाम डाल सकते हैं। महाभारत तो सबने देखी है, सबको याद ही होगा हस्तिनापुर, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेचर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया और C14 कार्बन डेटिंग मेथड। ये कार्बन 14 डेटिंग मेथड है। मतलब जैसे कि अगर हमें कोई अगर पॉटरी वगैरह मिलती है, हमें पता लगाना है कि ये कितनी पुरानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग है ये। और ये नेचर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया, तो रॉक आर्ट वो इवॉल्व कैसे हुआ, थीम्स, मोटिव्स क्या थे, उसको देखना है यहाँ पे। तो बारी बारी से देखते हैं, नेचर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया। भीमबेटका जैसे केव्स है, केव्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है, पेलियोलिथिक में भी, मीशियोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी, ठीक है। तो वो जो पेंटिंग में जो इवोल्यूशन हुआ है उसी को यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है। तो रॉक आर्ट इन इंडिया रेफर्स टू प्रीहिस्टोरिक कार्विंग्स, engravings and paintings found on rock surfaces and caves. Major sites included भीमबेटका, आदमगढ़, करनूल और कुपागलू। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ करनूल आंध्र प्रदेश में है, कुपागलू शायद आंध्र प्रदेश में, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है भाई। और आदमगढ़ आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे। थीम्स एंड मोटिव्स क्या होते थे बेसिकली, उस पर बनाते क्या थे, पेंटिंग में क्या बनाते थे। तो पेंटिंग में वो लोग, ऐसा थोड़ी है कि मोबाइल और लैपटॉप का पेंटिंग बनाना शुरू करेंगे। बेसिकली जो देखेंगे वही बनाएंगे। एनिमल्स उनको देखते थे तो एनिमल्स का पेंटिंग बनाते थे, हंटिंग करते थे खाने पीने के लिए, एनिमल को मारते थे तो उसी का पेंटिंग बनाते थे, रिचुअल डांस वगैरह करते थे उसका पेंटिंग बनाते थे। जो दिखेंगे उसी का तो पेंटिंग बनाएंगे, तो उसी का पेंटिंग दीवार पे बनाया करते थे। इसको आप लोग सोच भी सकते हैं, वहीं पे सोच के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। टेक्निक्स और मटेरियल्स क्या थे, मटेरियल्स कौन सा यूज़ करते थे, तो ब्लैक चारकोल यूज़ करते थे पेंटिंग बनाने के लिए। क्रोनोलॉजी क्या थी, तो अपर पेलियोलिथिक टू अर्ली हिस्टोरियन टाइम्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज़। कार्बन 14 डेटिंग मेथड को देख लेंगे आप लोग। कार्बन 14 डेटिंग मेथड क्या है, ये रेडियो कार्बन डेटिंग इज मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज। मैंने आपको बता दिया कि एज बताने के लिए होता है कि कितने साल पुरानी है। उसके अलावा
इसका एप्लीकेशन डेट चारकोल, वुड, बोन, शेल एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? एब्सोल्यूट डेट्स प्रोवाइड करती हैं, वाइडली एप्लीकेबल हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर टेस्टिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, तभी जाके ये डेट्स बता पाती हैं। एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा डिस्कशन। ज़्यादा से ज़्यादा करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ कि ये 20-25 मिनट का डिस्कशन है। आप लोग इसको आराम से देख लीजिए, हो सकता है पेपर में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो